बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। किसानों को समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण गतिविधियों की, आधुनिक तकनीकों की और सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी लेकर आते हैं। साथ ही मिलवाते हैं किसी न किसी कामयाब किसान से। ये सभी जानकारियां आपको अलग अलग सेगमेंट्स के माध्यम से दी जाती है, जैसे कि विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में देखते हैं पहला सेगमेंट, विज्ञान और किसान। मक्के की फसल में लगने वाले फॉल आर्मी वार्म के नियंत्रण और प्रकोप के बारे में DPPQS फरीदाबाद के उपनिदेशक डॉक्टर ज्ञानेश्वर बंछोर ने कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने क्या कुछ बताया, ये जानने के लिए आइए सीधे चलते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के DD किसान स्टूडियो में। आप सबने विगत कुछ वर्षों में पाया होगा कि एक फॉल आर्मी वार्म नाम का कीट हमारे मक्के की फसल को नुकसान पहुँचा रहा है। यह कीट वैसे तो अमेरिका मूल का है, लेकिन ये 2015 में अफ्रीकी देशों में फैला। उसके बाद वहाँ से होते हुए हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश किया और सबसे पहले 2018 में यह कर्नाटक राज्य में पाया गया। और 2 साल के अंतर्गत ये लगभग सभी हमारे जहाँ पे देश में जहाँ पे भी मक्का की फसल उगाई जाती है उनमें प्रकोप करने लग गया। फॉल आर्मी वार्म के प्रकोप को देखते हुए भारत सरकार ने राज्य सरकार और अनुसंधान संस्थानों के साथ मिलकर संयुक्त प्रयास किए, जिसके कारण मक्का की फसल को यह कीट किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचा पाया। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के ज़्यादातर देशों में इन्होंने अत्यधिक आर्थिक हानि पहुंचाई है। इस कीट को रोकथाम के लिए इस कीट के बारे में हमें इसकी प्रकृति के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो किसान भाइयों, यह हमारे खेतों में पौड़ अवस्था में आती है और इस पौड़ अवस्था को जानने के लिए हम खेतों पे फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं। 10 से 15 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से हम लगाएं। ये फेरोमोन ट्रैप वो होता है कि इस कीट के जो नर कीट है उसको आकर्षित करते हैं और जिससे हमें यह ज्ञात हो जाता है कि हमारे खेत में अब फॉल आर्मी वार्म का प्रकोप होने वाला है। उसके बाद हम इसके अंडे को देख सकते हैं। अंडे को देखने के लिए हम मक्के के जो पत्ते हैं उसकी निचली सतहों को देखें, या फिर जो इसकी भंवर क्षेत्र है जहाँ से पौधे का विकास होता है उसे हम भंवर क्षेत्र कहते हैं, वहीं से पत्तियाँ बाहर निकलती हैं। हम उस क्षेत्र को देखेंगे तो गुच्छे में हमें सफ़ेद भूरे रंग के हमें इसके अंडे दिखाई देंगे। तो अब ये इन अंडों को हम निकाल के नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक ही जगह पे ये 100 से 200 अंडे होते हैं और अगर हम यह नियंत्रण करते हैं तो हम प्रारंभिक अवस्था में ही इसका हम प्रबंधन कर पाने में सक्षम हो जाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि यह भंवर क्षेत्र में अंडे देती है, तो भंवर क्षेत्र में ही
इनके जो लार्वी है वो निकलकर जो अविकसित पत्ते होते हैं उसको काटती है। तो जब ये पत्ते बाहर निकलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे पत्तियों को कैंची से काटा गया है। तो हम इस प्रकार के लक्षण को देख के अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर इस क्षेत्र पे फाल आर्मीवार्म का प्रकोप है। और हम इसे नज़दीक से देखेंगे तो भंवर क्षेत्र में ही हमें उसके अंदर में पत्ते कटे हुए और यह कीट उसके अंदर हमें दिखाई देंगे, इसकी विष्ठा हमें दिखाई देगी। और इसके बाद इस लार्वी का प्यूपा बनता है जो मिट्टी के अंदर प्यूपेशन करती है। तो हम ये प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इसका नियंत्रण करेंगे। तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे प्रमुख हमें जो कार्य करने हैं, इसके जो गुच्छे में जो अंडे मिलते हैं उसे हम एकत्रित करें और इनकी लार्वी को भी इकट्ठी करें, क्योंकि जब गुच्छे में अंडे देती है तो ये पास पास ही खूब सारी इसकी लार्वा होती है। तो हम उस लार्वा को हम इकट्ठा कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। साथ ही ये भंवर क्षेत्र में जब ये लार्वा की अवस्था में हो तो भंवर क्षेत्र में हम रेत और लाइम का मिश्रण मिला के उस क्षेत्र में डालें। 9 भाग रेत और 1 भाग लाइम अगर हम इस भंवर क्षेत्र में डालेंगे तो यह कीट मर जाते हैं और फिर आक्रमण नहीं कर पाते हैं। या फिर जब हमें अंडे दिखाई दें और लार्वा इसकी शुरुआती अवस्था में हो तो उस क्षेत्र में हम नीम सीड कर्नल एक्सट्रेट का छिड़काव करें 5% की दर से। देखिए 5% की दर से नीम सीड कर्नल किसान भाई स्वयं बना सकते हैं। 1 किलो बीज है जो नीम का, उससे हम 20 लीटर पानी में घोल लें, जिससे हमें 5% NSK तैयार हो जाती है। यदि आपके पास नीम का बीज नहीं है तो बाज़ार में नीम से बने हुए ही पेस्टिसाइड उपलब्ध है, जिसे अजार्डिरेक्टिन के नाम से जानते हैं, हम उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। और जिन किसान भाइयों को यदि कुछ मित्र जीव मिल जाते हैं लेबोरेटरी से, जैसे ट्राइकोग्रामा प्रोटियोशम, तो उसे भी हम रिलीज़ कर सकते हैं, उसे भी हम खेतों पे छोड़ सकते हैं 50,000 प्रति एकड़ की दर से। यदि किसी किसान भाइयों को कुछ मित्र फफूंदी जैसे मेटराइजियम मिल जाता है तो हम उसका भी छिड़काव मक्के की फसल पर करके इस कीट को प्रबंधित कर सकते हैं। और एक बैक्टीरिया भी होती है जिसे बैसिलस थुरिंजेंसिस कहते हैं, हम उसका भी छिड़काव करके इस कीट का प्रबंधन कर सकते हैं बड़ी आसानी से। किसान भाइयों, इस कीट के लिए हमने अगर इस तरह के जो एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन विधियों को अपनाया तो हमें किसी भी प्रकार के रासायनिक कीटनाशक के छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं है और हम इसे बड़ी आसानी से हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि आप सभी को कि जहाँ पे भी मक्के की फसल है तो मक्के की फसल जब 10 दिन की हो जाए तो आप फेरोमोन ट्रैप लगाइए 10 से 15 प्रति एकड़ की दर से। और फिर अगर आपको फेरोमोन ट्रैप में इसकी जो पौधावस्था दिखाई दे रही है तो आप खेतों पे 5% NSK का छिड़काव करें। और यदि आपको उसमें लार्वा अवस्था में दिखाई दे रही है तो 9:1 का जो रेत और लाइम का मिश्रण है उसे डाल दीजिए। तो लगभग आप इस कीट को पूरी तरह से प्रबंधित कर पाएंगे और आपके जो मक्के की फसल है उसमें किसी भी प्रकार की आर्थिक स्तर पर ये हानि नहीं पहुंचाएगी। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे लेकर एक कामयाब किसान की कहानी अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी,
और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। खेती किसानी के अलावा अगर संबद्ध क्षेत्रों से जुड़ा जाए तो किसान अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसा ही किया है उत्तर प्रदेश के आगरा में रहने वाले अरविंद कुमार ने। इन्होंने मछली पालन को अपनाया। इस व्यवसाय के जरिए इन्हें किस तरह से मुनाफा हुआ और कैसे ये दूसरों के लिए भी आज एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं, आइए जानते हैं खुद इनसे मिलकर। गर्दन तक पानी में डूबा ये शख्स कभी भारतीय वायुसेना का हिस्सा हुआ करता था। 2003 में इन्होंने नौकरी को अलविदा कहा और अपना कारोबार शुरू किया। जिस काम में भी हाथ डाला, कामयाबी ने कदम चूमे। फिर एक दिन ये रांची विश्वविद्यालय में मछली विभाग के संपर्क में आए। यहीं पर इनके जहन में मछली पालने का ख्याल आया। इसके बाद इन्होंने आगरा में जमीन लीज पर ली और काम शुरू कर दिया। ये बात 2016 की है। बाद में इन्हें मछली पालन से जुड़ी कई सरकारी योजनाओं के बारे में भी पता चला। इन्हीं योजनाओं का लाभ उठाकर इन्होंने सरकार से अनुदान हासिल किया। इनकी मेहनत जल्द ही रंग ले आई और अगले ही साल यानी 2017 में इन्हें आगरा मंडल में मछली उत्पादन का पुरस्कार मिल गया। मछली पालन में पहले भारतीय वायुसेना की नौकरी 2003 में छोड़ने के बाद कई अन्य व्यवसाय करने के बाद सब में अच्छा हुआ। उसके बाद जब हम झारखंड में रांची में किसी का यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे, वहाँ पे हम मत्स्य विभाग के, भारत सरकार और झारखंड सरकार के मत्स्य विभाग के टच में आए और वहाँ जो मछली पालन हमने देखा, तो वहाँ देखने के बाद जब हम अपने आप को फिर वापस आगरा में सेटल किए, तो हमने आगरा में ज़मीन को लीज़ पे लेके मछली पालन 2016 में स्टार्ट किया। मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो
अब भारत सरकार के जो किसानों की आय दोगुनी करने का जो प्लान है उसमें ये बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होता साबित हो रहा है। मछली पालन के साथ साथ मैं किसानों से यह भी सुझाव दूंगा कि इसके साथ वो अपने डेयरी और पोल्ट्री को भी बढ़ावा दें, जिससे कि उनका ये आय में वृद्धि हो। 2016 में जब मैं आगरा आया, आगरा मत्स्य विभाग से हमें भारतीय सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे संबंध में पता लगा। हमें काफ़ी सहयोग मिला। उनके सहयोग के वजह से हमें कुछ गवर्नमेंट के द्वारा अनुदान भी दी गई। उसके बाद जब 2017 में जो हमने प्रोडक्शन करके दिया, उस प्रोडक्शन के आधार पे 2017 में हमें फर्स्ट प्राइज आगरा मंडल के लिए दिया गया था, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए मछली में। उसके बाद से 2020 में जब मैं कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी के संपर्क में आया, तो वहाँ हमें और अपने कामों में सहयोग बहुत ज़्यादा मिला। उनके वहाँ जाने से हमें पशुपालन से संबंधित जानकारी भी काफ़ी मिली और उन्होंने यह बताया कि यदि आप पशुपालन भी साथ में करते हैं तो मछलियों के जो फीड की समस्या है, जो हम मार्केट पे डिपेंड रहते हैं, उससे हमें हटके जो पशुपालन में गाय के गोबर होंगे, उस गोबर को भी हम डायरेक्ट मछली के फीड के रूप में प्लैंकटन क्रिएट करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। और उसके साथ साथ यदि उस गोबर का हम अगर वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद बनाते हैं तो जैविक खाद को हम खेतों में यूज़ करते हैं और उसमें जो केचुआ का प्रोडक्शन होता है उस केचुआ को हम तालाब में भी डाल सकते हैं। इस तरह से 2020 के बाद कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी के सहयोग से और उनकी मदद से या उनके गाइडलाइन के तहत हमारी ये जो मछली पालन का व्यवसाय है बढ़ता जा रहा है। न आनंद कुमार गिर और साहिवाल किस्म की देसी गायें पाल रहे हैं और गोबर को मछलियों के आहार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इनका इरादा गोबर से कंपोस्ट बनाने का है। कंपोस्ट से दो फायदे होंगे। पहला तो ये कि खेतों के लिए प्राकृतिक खाद मिल जाएगी और दूसरे मछलियों के लिए पर्याप्त मात्रा में केंचुए। मछलियों को बढ़वार के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और केंचुए में काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। आगरा में खारा पानी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन यही खारा पानी मछलियों के लिए वरदान है। अरविंद कुमार इस वरदान का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे लेकर अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। हमारे देश के कई हिस्सों में किसान बांस की खेती करते हैं। जहां एक तरफ बांस की भी बाजार में अच्छी मांग होती है, तो वहीं बांस से कई तरह के उत्पाद भी बनाए जा सकते हैं, जिससे किसानों को और भी अच्छी आमदनी प्राप्त हो सकती है। ऐसे में बांस की खेती और इससे बनने वाले उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन चलाया जा रहा है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बांस एक ऐसा पौधा है
जो हर परिवेश में तेजी से विकसित हो सकता है। आसानी से उपलब्धता और इसकी मजबूती की वजह से बरसों से बांस का उपयोग होता रहा है और अब इसकी मांग और भी अधिक बढ़ गई है। दुनिया में तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने में भी बांस काफी सहायक है, क्योंकि इसमें कार्बन भंडारण और ऊर्जा बनाने की क्षमता है। तेजी से कट रहे जंगलों को बचाने में भी बांस की अहम भूमिका है, क्योंकि ये निर्माण के लिए बेहतरीन विकल्प है। यानी बांस एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली उत्पाद है और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने की दिशा में बांस अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांस उत्पादक देश है, जहां बांस की 125 देसी और 11 विदेशी प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में कुल बांस उत्पादन क्षेत्र 16 मिलियन हेक्टेयर है और वार्षिक बांस उत्पादन क्षमता 3.23 मिलियन टन है। यूं तो बांस भारत में लगभग हर इलाके में पाया जाता है, लेकिन इसके कुल उत्पादन क्षेत्र का 40% हिस्सा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और असम में है। देश में 20 लाख से अधिक कारीगर बांस के विभिन्न उत्पाद बनाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। बांस उद्योग में अभूतपूर्व विकास की क्षमता है, जहां 2018-19 में भारत अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बांस का आयात करता था, वहीं 2019-20 में हम विदेशों में भी बांस का निर्यात करने लगे। 2021-22 में भारत ने 630 करोड़ रुपए का निर्यात किया। बांस उद्योग में असीम संभावनाओं को समझते हुए भारत सरकार बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। बांस को एक स्वच्छ, स्थायी और टिकाऊ विकल्प के रूप में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2017-18 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में संशोधन करके गैर वन क्षेत्रों में उगाए जाने वाले बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा दिया, जिससे किसान अब इसे आसानी से अपनी खेतीहर जमीन पर उगा सकते हैं। साथ ही जंगलों के बाहर उगाए जाने वाले बांस की कटाई और परिवहन से भी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। वहीं बांस उत्पादन क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन को 2018-19 में पुनर्गठित करके नया रूप दिया गया, जो कि गैर वन क्षेत्रों में बांस उत्पादन को बढ़ावा देने, उद्योगों को बेहतर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, फसल कटाई उपरांत कुशल प्रबंधन के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों जैसे बुनियादी ढांचे और नई तकनीकों के विकास और बाजार उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य कर रहा है। जहां एक ओर पारंपरिक उत्पादों में बांस का इस्तेमाल हो रहा है, वहीं स्थायी विकास के तहत बांस का इस्तेमाल नए जमाने की मॉडर्न इमारतों, दफ्तरों, प्रीमियम फर्नीचर, बैम्बू फैब्रिक, कागज के उत्पादन इत्यादि में किया जा रहा है। साथ ही बांस का उपयोग बायोफ्यूल बनाने में भी हो रहा है, जो कि पेट्रोलियम का बेहतरीन विकल्प है। राष्ट्रीय बांस मिशन का लाभ लेने वाले एक उद्यमी हैं उत्तराखंड के रहने वाले जय पाई नूली, जिन्होंने योजना के तहत सब्सिडी लेकर जापानी तकनीक से चॉपस्टिक बनाने का एक प्रोसेसिंग यूनिट खोला है। इस यूनिट से ये अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। राष्ट्रीय बैम्बू मिशन से जो हमें अनुदान मिला है, उससे हमने मशीनें खरीदी, सेटअप लगाया है और हम लोग उसमें आत्मनिर्भर बने हैं। इसी तरह बंगलुरु के रहने वाले परमेश्वरन कृष्णा अय्यर ने राष्ट्रीय बांस मिशन के सहयोग से आधुनिक प्रोसेसिंग तकनीकों को अपनाकर अपने बांस उद्यम को विकसित किया है। With the help of National Bamboo Mission, we mechanizing each and every process from bamboo unloading to treatment to furniture making process. किसानों की आय में वृद्धि हो, इसी मिशन के सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बांस उद्योग, जिसके माध्यम से देश के कोने कोने से लोग आमदनी के इस नए विकल्प से जुड़ रहे हैं। वहीं बांस स्थायी विकास में भी अत्यधिक अहम है, जिसे बढ़ावा देकर भारत विश्व की ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहा है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए
प्रतिबद्ध है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज हम आपके लिए जो जानकारियां लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ जरूर होगा। इस कार्यक्रम से संबंधित अपने विचार और सुझाव आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और ये तमाम जानकारियां दोबारा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के